शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे ग्रीस के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में। यूपीएससी के द्वारा दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी उनकी फिजिकल विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, कभी कभी पॉलिटिकल मैप भी पूछा जाता है। जैसे कि यदि कोई देश है, उससे रिलेटेड कोई शहर न्यूज़ में रहा है तो उसको सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमको इस हिसाब से भी तैयारी करना है ताकि दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाए, मतलब इसका पॉलिटिकल मैप भी और इसका फिजिकल मैप भी। और यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीस में आज एक जगह है लारिसा करके, ठीक है। और वो जो लारिसा है एक रिवर है जिसका नाम है पिनियोस रिवर्स, ठीक है, पिनियोस रिवर। तो इस पिनियोस रिवर के किनारे में वो लोकेटेड है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है और 60 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। 2 ट्रेनें यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, एक मालगाड़ी थी और दूसरी यात्री वाली ट्रेन थी। दोनों आपस में टकराई हैं, उसी के चलते चलते ये दुर्घटना हुई है। ग्रीस जो कि यूरोप में आता है, कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है इसको सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ में यदि हम ग्रीस के जाते हैं तो ज़्यादातर कंट्री के साथ में ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। जैसे कि पश्चिम की तरफ में आई जाएंगे आप नॉर्थ में तो अल्बानिया के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। इसके बाद नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है। इसके बाद और ऊपर में यदि आप पूरब की तरफ में जाते हैं तो बुल्गारिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर एकदम जब हम पूर्वी तरफ जाएं, वेस्टर्न थ्रेस की तरफ में बढ़ते हैं तो टर्की पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हम देख रहे हैं टर्की के साथ में बाउंड्री शेयर करता है ग्रीस, ठीक है। और नीचे ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप और द्वीप समूह हमको दिख रहे हैं वो पूरे ग्रीस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सागर हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आयोनियन सागर, दूसरा हो गया एजियन सागर और सी ऑफ क्रेटे। 3 सागर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्रीस के, ठीक है। ग्रीस के मतलब कि यदि आप पूरब की तरफ में जाएंगे तो एजियन सागर से घिरा हुआ है, पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो आयोनियन सागर है, और यदि साउथ की तरफ में जाते हैं तो सी ऑफ क्रेटे के साथ में ग्रीस अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नॉर्थ में कौन कौन से देश हो गए हैं इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया। और पूरब की तरफ में टर्की के साथ में, मतलब 1 2 3 4 कंट्री के साथ में ग्रीस अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जो जगह आज न्यूज़ में रही है, ठीक है। तो ये ग्रीस है। ग्रीस ज़्यादातर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से ही दिखाई देगा क्योंकि ये ग्रीन कलर बताता है इसके हाइट वाले एरिया को। तो आज की जो सिटी न्यूज़ में रही है वो लारिसा है। ये देखिए यहाँ पर लारिसा है और पिनियोस रिवर के किनारे ये लोकेटेड है और यहीं पर दुर्घटना घटित हुई है, इसलिए ये सिटी न्यूज़ में रही है। ये इसकी राजधानी है, स्टार में इसको दर्शाया गया है एथेंस। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे द्वीप आ जाते हैं, उनको अलग अलग हमने ग्रुप में बांट दिए हैं और उनके नाम रख दिए हैं। जैसे कि थ्रेसियन सागर की बात कर लें, ठीक है। थ्रेसियन सागर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एजियन आइलैंड हैं। एजियन सागर में जो आइलैंड लोकेटेड हैं इनको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एजियन आइलैंड नाम रखे हैं, ठीक है। एजियन सागर में ही हम देख रहे हैं एजियन आइलैंड के पश्चिम की तरफ में, जस्ट सामने की तरफ में हम देख रहे हैं एस्पोरोडेस आइलैंड है। फिर और नीचे की तरफ में हम जाते हैं तो फिर से अलग ग्रुप में इनको हमने डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि अर्गो सारोनिक आइलैंड। ये पूरा जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये हमारा है अर्गो सारोनिक आइलैंड। फिर एक आ जाता है ये डोडे कैनीस आइलैंड। इसके अंतर्गत ये जितने भी सारे आपको छोटे मोटे द्वीप दिख रहे हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं इनको बांट दिया गया है। महत्वपूर्ण जो सागर है वो एक बार फिर से देख लेते हैं, सी एफ क्रेटे, मेडिटेरियन सागर, ठीक है, और
एजियन सागर। इसके बाद अगला वाला जो नक्शा आप देख रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जो कि इसके प्रोविंस के बारे में भी कई कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, जैसे कि ग्रीस का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, या फिर आज जो सिटी न्यूज़ में रही थी वो किस स्टेट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लारिसा है। ठीक है, थेसालिया, थेसालिया प्रोविंस के अंतर्गत जो है लारिसा आती है, और लारिसा में ही वो ट्रेनें टकराई हैं। थेसालिया कौन से सागर के किनारे लोकेटेड है? एजियन सागर के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, पूरब की तरफ आप देखेंगे तो एजियन सागर से बाउंड्री अपनी शेयर करता है। नीचे की तरफ जाएं तो सी ऑफ क्रेटे है, और पश्चिम की तरफ में यदि हम जाते हैं तो आयोनियन सागर पड़ जाता है, और भी नीचे यदि हम जाते हैं तो भूमध्य सागर पड़ जाता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन ग्रीस की। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण रिवर भी देख लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज सिन्यूमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है यहाँ पर? सिन्यूमेट्री एक्सरसाइज। तो इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, सिन्यूमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है एक एक्सरसाइज में जिसका नाम है सिन्यूमेट्री, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ में, शॉर्टकट में जिसको JASDF, जापान एयर सेल्फ डिफेंस। The exercise is being organized on the sidelines of the Indo-Japan Joint Army Exercise। हम जानते हैं कि इंडो और जापान के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज चलती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, विच इज़ बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 एट कोमात्सु जापान। तो इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में आयोजित किया जाता है? इंडिया और जापान के बीच में। टाइम पीरियड है 13 फरवरी 2023 से लेकर के 2 मार्च 2023 तक। जगह का नाम कौन सी है? कोमात्सु जापान। वहीं यदि हम बात कर लें इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सिन्यूमेट्री 23 विथ 1 C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट। 2-3 यहाँ पर वाहनों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड ऑन 1 एंड 2 मार्च 2023। 1 मार्च और 2 मार्च, 2 दिन इसका आयोजन किया जाना है। पहला फेज जो रहेगा एक्सरसाइज का, इसमें डिस्कशन किया जाएगा ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशन, इसके साथ साथ में टेक्टिकल मैन्यूवरिंग, फॉलोड बाय सेकेंड फेज ऑफ फ्लाइंग ड्रिल्स। तो पहले फेज में यहाँ पर कुछ डिस्कशन होगा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड, उसकी चाल से रिलेटेड, उड़ान से रिलेटेड, और सेकेंड नंबर पे फ्लाइंग के ड्रिल्स किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के C-17, और जापान की तरफ से JASDF C-2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है दोनों देशों की मिलिट्री के जो रिलेशन है वो मजबूत हो सके, और ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है दोनों देशों की वो इससे मजबूत होने वाली है। एक्सरसाइज सिन्यूमेट्री 23 जो है एक और स्टेप है, एनदर स्टेप है जिसके माध्यम से एक्सपांड हो रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और जापान के बीच में, एज वेल एज फॉर द IAF टू ऑपरेट इन डाइवर्स इन्वायरमेंट अक्रॉस द ग्लोब। इसके साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी कुछ यहाँ से सीख लेगी, क्योंकि वो अलग अलग वातावरण में कैसे करके ऑपरेट करेगी ये सारी ट्रेनिंग भी यहाँ से वो हासिल कर लेगी। ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया और जापान दोनों देशों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं FCRA एक्ट से रिलेटेड। कंटिन्यू FCRA जो कानून है वो न्यूज़ में रहता ही है, और जब भी आता है तो FCRA के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। FCRA कानून जिसके माध्यम से कोई भी NGO, कोई भी संगठन यदि चाहता है कि कोई फॉरेन वाली कंट्री भी हमारे ग्रुप को, हमारे संगठन को, हमारे NGO को योगदान करे चंदा के रूप में, ठीक है, तो उसको FCRA एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सरकार ने एक बैंक निर्धारित कर दी है कि आप इसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, और पार्टिकुलर उसकी ब्रांच यहीं रहेगी, और इसी में आपका पूरा का पूरा लेन देन रहेगा। मतलब सरकार पूरा नज़र रखना चाहती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। दूसरे नंबर की बात यह है कि FCRA का जो रजिस्ट्रेशन है आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है। तो सरकार को यदि कहीं पर लगता है कि कोई NGO गड़बड़ कर रहा है, उसके लेन देन में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को सरकार रोक सकती है। मतलब यदि कोई NGO है जिसको पहले विदेश से पैसा मिल जाता था चंदा के तौर पर, तो अब उसका जो पैसा है वो बंद हो जाएगा। तो FCRA की जो हिस्ट्री है वो 1976 के टाइम की है। FCRA को लागू किया गया था हमारे देश में जब 1976 में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस टाइम में ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेन पावर है, विदेशी पावर जो है, इंडिया के बीच में दखलंदाजी कर रही थी। आप ये कह सकते हैं कि बाहर के देश जो है इंडिया में पैसा भेजते थे और उस पैसे का फिर गलत इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए सरकार ने FCRA एक्ट लेकर के आई थी। These concerns had been expressed in Parliament as early as in 1969, और इस प्रकार की जो चिंताएं हैं 1969 में जाहिर करी जाती हैं पार्लियामेंट में। The law sought to regulate foreign donation to individual and association. कानून बनाया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके जो फॉरेन डोनेशन दिया जा रहा है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, so that they function in a manner consistent with the value of sovereign democratic republic. पैसा सही जगह में खर्च होना चाहिए, गलत जगह में पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई व्यक्ति भेजते जा रहा है पैसा और उसका यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है। इसी के चलते चलते इस कानून को लाया गया था। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो इस कानून के अंतर्गत रिक्वायर क्या क्या चीज़ है। एवरी पर्सन या फिर NGO विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। यदि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो NGO हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, फॉरेन से डोनेशन चाहिए तो आपको FCRA एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है फॉर द रिसीप्ट ऑफ द फॉरेन फंड्स and to utilize those funds only for purpose for which they have been received and as stipulated in the act। जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है उसी काम के लिए आपको उस पैसे को खर्च करना है, ऐसा प्रावधान भी यहाँ पर कर दिया जाता है। ये जो कानून बनाया गया था ये मना करता है रिसीप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। चुनाव के लिए आप नहीं ले सकते पैसा, जो जर्नलिस्ट लोग हैं वो पैसे नहीं ले सकते, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हो, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये फॉरेन से चंदा नहीं ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। बाद में हम देखते हैं इस कानून को BJP की गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा कठोर बना दी थी। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे 2010 में। कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज़ फॉर एनी एक्टिविटीज़ डिटरमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में आप पैसे को खर्चा नहीं कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कौन कौन से की चेंजेस किए गए हैं।
ये जो कानून है अलाउ कर रहा है इंडियंस को, भारतीय नागरिकों को, कि आप चंदा ले सकते हैं 10 लाख रुपया तक का सालाना फ्रॉम देयर रिलेटिव्स एब्रॉड अंडर FCRA एक्ट। यदि आपके रिलेटिव हैं 10 लाख रुपया तक का आप चंदा ले सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपया की थी। यदि ये जो अमाउंट है इससे बढ़ जाता है, द इंडिविजुअल विल नाउ हैव 90 डेज टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ 30 डेज। पहले 30 दिन का ही टाइम दिया गया जाता था कि आपको 30 दिन के भीतर में सरकार को सूचना देनी है कि ये जो अमाउंट है हमें ज़्यादा मिला है। आज के टाइम में सरकार ने बढ़ा करके इस सीमा को कितना कर दिया है, 90 दिन कर दिया है। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई NGO है, 45 दिन का टाइम आपके पास में है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA टू रिसीव फंड्स। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसका मतलब ये है सरकार ने मुझे परमिशन दे दी है कि अब मैं फॉरेन फंड को रिसीव कर सकता हूँ। पहले 30 दिन का टाइम पीरियड रहता था, आज के टाइम में 45 दिन। ठीक है, 45 दिन पहले 45 दिन का टाइम आजकल दिया जाता है, पहले 30 दिन का टाइम दिया जाता था रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरे नंबर की बात, कोई भी संगठन यदि फॉरेन फंड को प्राप्त कर रहा है तो आपको 20% विल नॉट बी एबल टू यूज़ मोर देन 20% ऑफ सच फंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मात्र 20% हिस्सा ही आप जो है अपना खर्चा चलाने के लिए कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए 20% पैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं। 2020 के पहले ये जो लिमिट थी वो 50% तक की थी। मेड 5 more offences under FCRA compoundable, making 12 instead of directly prosecuting the organizations or individual। यहाँ पर कुछ अपराध हैं, उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। दल बदल विरोधी जो कानून होता है वो चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसका कोई भी मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में यदि जाता है तो उसको दंड देने का ये काम करता है। संसद ने इसको 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में ऐड किया था। इसका उद्देश्य है दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाना है, कि सरकार जो गवर्नमेंट लोगों ने चुनी है, चुन करके आपको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया है, वो सरकार बनी रहे। लोग पैसा के लालच में, पद के लालच में अपनी पार्टी को ना छोड़ें और BJP में ना चले जाएं। आज के टाइम में तो हम यही देख रहे हैं। तो 10वीं सूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में हम जानते हैं को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, और ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। 52वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यहाँ पर ही कुछ नियम कानून मौजूद हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अकेले ना जाकर के ग्रुप में चले जाए, ग्रुप में पार्टी को छोड़ देता है, तो दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो यहाँ पर इसको मान्य करार दिया गया, मतलब इसमें आपको दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार ये दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है। 1985 के हिसाब से क्या कहा गया है, राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों का 1/3 हिस्सा यदि पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको हम दल बदल नहीं कहते, बल्कि हम विलय मानते हैं। 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 आया। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या फिर उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। शर्त रखी गई है कम से भी कम 2/3 सदस्य
पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस प्रकार इस कानून के अंतर्गत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहा गया है, यदि इस कानून के अंतर्गत एक बार कोई सदस्य अयोग्य हो गया है, उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अयोग्यता संबंधी क्वेश्चन पर निर्णय के लिए मामला सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजते हैं, सभापति के पास या फिर अध्यक्ष के पास, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। लेकिन इसकी भी सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है कि सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ टाइम पीरियड बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने दिन के भीतर में जो लोकसभा का जो मुखिया बैठा है, राज्यसभा का मुखिया बैठा है, वो कितने दिन के भीतर में अपने फैसले को सुनाएगा।